Very good morning to you students. Today I am going to start chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. First of all, I am telling you what is nationalism. Nationalism is an ideology and movement that promotes the interest of a particular nature, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. मीन्स अगर इन अ शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो कंट्री के जो सिटीजन होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो जो अपनी कंट्री के लिए देशभक्ति की भावना रखते हैं, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है. Nationalism is an ideology and movement that promotes the interest of a particular nature, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. तो अब ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई. इसके अब हम अपना इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें आपको फर्स्ट पेज पर ही आपको एक पिक्चर शोन है आपके फर्स्ट पेज पर ही. इस पिक्चर में क्या है कि सारे जो कंट्री यूरोप के कंट्रीज़ है, इनके जो पीपल है वो अपने अपनी कंट्री का फ्लैग लेकर कहाँ जा रहे हैं. सब ये जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास. स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में 9th क्लास में रीड किया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका सिंबल है. लिबर्टी यानी फ्रीडम का सिंबल है. इसके एक हाथ में लाइट है और एक हाथ में चार्टर है. लाइट का मीनिंग है कि इग्नोरेंस को और जो डार्कनेस को दूर करती है, और चार्टर है इसके पास कि सब सिटीजन को इक्वलिटी मिले. और ये सारे गॉड हैं जो कि हैप्पी होकर इन सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं. तो ये एक पेंटिंग है और इसके जो आर्टिस्ट है वो है फ्रेडरिक सरोयो. और ये पेंटिंग बनाई थी 1848 में. ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्राइम विजुलाइज हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड दैम. और ये इनका एक जो फ्रेडरिक सरोयो है, उनका एक ड्रीम है कि वो यूरोप के सारे कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री देखना चाहते हैं. इसलिए इसका नाम ही जो इन्होंने पेंटिंग का जो टाइटल है वो रखा है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. क्योंकि उस टाइम जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, सारे जो कंट्री थे वो मोनार्क गवर्नमेंट थी, उसमें कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं थी. और डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल है वो चल रहा था. तो इस चैप्टर में आगे आगे हम वही देखेंगे कि यूरोप के जो अलग अलग कंट्री है उसमें किस तरह से मोनार्क गवर्नमेंट चल रही थी और वहाँ के सिटीजन को मोनार्क गवर्नमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी. फिर सिटीजन ने क्या कैसे कैसे स्ट्रगल किया अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए. इसमें आपके साइड पे बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट एंड उटोपिया. तो उटोपिया जैसे फ्रेडरिक सरोयो ने एक ये ड्रीम देखा है कि यूरोप के सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए. तो ये उनका क्या था, उटोपिया. उटोपिया मीन्स क्या होता है, ए विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. कि बच्चों आज तो ये सब बिल्कुल क्लियर इजी हो गया है, इजी भी हो गया है, और ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं लगता कि सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. लेकिन जब ये फ्रेडरिक सरोयो ने पेंटिंग बनाई थी, तब ये जो ड्रीम था कि सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, तब ये क्यों उटोपिया था. उटोपिया वो ड्रीम होता है जो सच होना यानी जो रियल में होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो उस टाइम ये क्या था, उटोपिया था फ्रेडरिक सरोयो का. क्योंकि कोई भी मेजर नहीं कर सकता था कि मोनार्क गवर्नमेंट हट के कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, जो सारे कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे. तो ये यूटोपिया है बच्चों, ए विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. और सेकंड आपका इसमें न्यू वर्ड्स में एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट होता है निर्कुंश, जिसको कहीं भी कोई आंसर ना देना पड़े. और ऐसी गवर्नमेंट कौन होगी, वो मोनार्क गवर्नमेंट होगी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी. क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कभी भी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल. Literally a government or system of rule that has no restraint on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. इसमें जो आप बुक में नोटबुक में लिखेंगे तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द टर्म रेफर्स, और ये यूटोपिया का आप कंप्लीट लिखेंगे. तो बच्चों यहाँ पर ये यही वाले वर्ड है वो आपको डिफाइन किए हुए हैं. अब इसमें लीडिंग जो है, ये जो प्रोसेसिंग है यानी जो सारे कंट्री पिक्चर में जो सारे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या है.
लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं इसमें कौन कौन से कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट, स्विट्ज़रलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, फ्रांस identifiable by revolutionary tricolor had just reached the statue and she is followed by the people of Germany bearing the black and red and golden flag, जिसका रेड ब्लैक एंड गोल्डन फ्लैग है वो जर्मनी कंट्री है। Interestingly, at the time when Soroyo created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry an expression of liberal hope in 1840 और जर्मनी उस टाइम तक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना था। फ्लोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, फिर जर्मन के बाद है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बर्डे, ये सब कंट्रीज़ के नेम है। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। फ्रॉम द हेवंस Christ, sons and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. और ये जो आर्टिस्ट ने ये जो हेवन से ब्लेसिंग दिखाई है ये किसका सिंबल है? फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे का, कि सभी में इतना यूनिटी, इतना फ्रेटर्निटी आ गई है कि जो गॉड है वो भी उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरोयू इन फिगर 1। ये चैप्टर, ये जो सोरोयू ने जो पेंटिंग बनाई है इसी को ही डिनोट है, इसी को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changing in the political and मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ये सारा जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं यूरोप में, ये जो पूरा चैप्टर है वो उसी पर फोकस है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका जो ये स्ट्रगल है, ये चेंजेस का जो रिजल्ट क्या हुआ कि नेशन स्टेट बन गए। अब यहाँ पर बच्चों आपके पास एक न्यू वर्ड आ गया, नेशन स्टेट। एक तो होता है नेशन, एक होता है नेशन स्टेट। ये दोनों ही वर्ड इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट है। नेशन देखिए आप यहाँ से करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए, वट इज़ अ नेशन। ए नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट। ये सेकंड पैरे की ये लाइन अंडरलाइन करनी है आपको। ए नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। कि नेशन क्या होता है कि जो बहुत पास्ट से, बहुत लॉन्ग टाइम से जो पीपल है वो मिलकर रहते हैं, उनकी एक निश्चित जो टेरिटरी होती है, कंट्री की बाउंड्री होती है और एक गवर्नमेंट होती है, उसको हम नेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आपका जो है वो नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट होता है बच्चों, इसमें आपकी नेशन स्टेट की ये जो डेफिनेशन है ये अंडरलाइन कर लीजिए। बट अ नेशन स्टेट, ये आप अंडरलाइन कर लो यहाँ पर। वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है और उनकी एक हिस्ट्री होती है कॉमन, और वो उसको शेयर करते हैं, उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो नेशन स्टेट की जो डेफिनेशन आप जो नोटबुक में राइट करेंगे वो करेंगे, इट इज़ वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। ये तो नेशन स्टेट की डेफिनेशन राइट करेंगे। और नेशन की बस इतनी आप राइट कर लीजिए। ए नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड वर्ड्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। अब आपके बच्चे दो क्वेश्चन तो ये बन गए, व्हाट इज़ अ नेशन और एंड सेकंड व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट। और एक उधर से बन गया एब्सोल्यूट और उधर से बन गया उटोपिया, 4 क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन, हु इज़ फ्रेडरिक सोरोयो। हु इज़ फ्रेडरिक सोरोयो का आंसर होगा फ्रेडरिक सोरोयो वाज एन आर्टिस्ट ऑफ एंड ही पेंटेड अ पिक्चर टाइटल्ड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री इन 1848। ये आपका हो गया बच्चों। नेक्स्ट में इसमें बच्चों आपका एक न्यू वर्ड हो रहा है पेब्लिसाइड। पेब्लिसाइड होते हैं डायरेक्ट वोट बाय विच
ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जब भी कोई पीपल की ओपिनियन पूछी जाती है किसी भी बारे में कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेबिसाइड। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपके टोटल यहाँ पर शायद 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ आ नेशन। ये वाला जो टॉपिक है वो आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन रीड किया था। इसमें सारा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही रिपीट किया हुआ है, क्योंकि फ्रांस भी एक यूरोप का कंट्री है और सबसे पहले जो नेशनलिज्म की जो स्टार्टिंग है वो फ्रांस से ही हुई है। तो फ्रांस क्या है, वो अदर कंट्री के लिए एक क्या बन गया, इंस्पिरेशन बन गया। अदर कंट्री के सिटीजन भी सोचने लगे कि हम भी फ्रांस जैसे फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसकी तरह रेवोल्यूशन करके अपनी कंट्री को हम अपना रिपब्लिक कंट्री बना सकते हैं। The French Revolution and the idea of a nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789 in France. It is proclaimed that it was the people who would henceforth continue the nation shape its destiny. कि यही एक ऐसा पहला नेशन था जहाँ के पीपल ने स्ट्रगल किया और अपनी कंट्री की जो डेस्टिनी है उसको रीराइट किया। एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस केम टू बी सीन। वहाँ पर फिर काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन। फर्स्ट चेंज क्या आया कि पहले जो वहाँ पर लुई 16 था उसके हाथ से पावर निकल कर कहाँ गई, फ्रेंच पीपल के पास आ गई। यानी कंट्री क्या बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पीपल अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। Second, a sense of collective identity among the French people was created through various measures and practice. पहले जो सिटीजन थे फ्रांस के वो सब अलग अलग थे, कलरजी था, कोई नोबल था, कोई कॉमन पीपल था। लेकिन अब रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद फ्रांस के सारे सिटीजन की एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई, जिससे उनके बीच में यूनिटी आ गई और कोई भी उसके अंदर छोटा बड़ा नहीं हुआ, सबके सब इक्वालिटी भी आ गई उनके अंदर। ये तो जो चेंजेस आए हैं। फिर नेपोलियन का लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर बच्चों आपका ये सारा जो पेज है, ये जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया यही है। पहले जो पीपल थे वो उनको किस नाम से जाना जाता था, ला पैट्रिक। ये देखो बच्चों लिखा हुआ द आइडियाज ऑफ ला पैट्रिक एंड लियो सिटोजिन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution, a new French flag। और कंट्री की यूनिटी के लिए एक फ्रेंच फ्लैग बनाया गया 3 कलर का। कौन कौन से 3 कलर थे, वाइट, ब्लू एंड रेड, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिंबल होते हैं। नेशनल सिंबल बच्चों इसीलिए बनाए जाते हैं कि इसमें कंट्री में यूनिटी आ जाए। जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल फ्लैग है, ये नेशनल सिंबल होते हैं जो कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें अब आपके पास एक एक्टिविटी है बच्चों, आप जो भी हमारे नेशनल सिंबल है जितने हैं, जैसे नेशनल सिंबल में हमारा नेशनल लॉयल कौन है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल जो है फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्लैग कौन सा है, नेशनल एंथम कौन सा है, ये जो सारे नेशनल जो सिंबल है उन सबको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और मुझे ये ज़रूर आप सेंड करेंगे एक्टिविटी में। इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी लगेंगे। ये आपकी एक्टिविटी 10 मार्क्स की है। उसमें 10 मार्क्स में आपको 10 सिंबल बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं और उसमें उसका टाइटल लिखना है कि ये आपने क्या बनाया, और वो मुझे आप ज़रूर सेंड करेंगे। अदरवाइज़ फिर आपकी बार इस एक्टिविटी में मार्क्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इसी बुक में नेपोलियन का। नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। नेपोलियन भी फ्रांस का रूलर बना था। कब बना था, 1804 में ही बना था। और उसने फ्रांस में काफ़ी जो रिफॉर्म है, सुधार भी किए। वो कौन कौन से किए ये देखिए आपका इस पेज पर दिया हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलिक कोड बनाया था उसने 1804 में, यूजली नोन एज नेपोलिक कोड। इसको नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस, तो उसने उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए, क्या क्या सुधार किए कि जो सिटीजन में जो काफ़ी टॉप मोस्ट लोग थे जिनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, डिड अवे विद ऑल, और उन्होंने नेपोलियन ने उन सारे प्रिविलेजेस को ले लिया। जो बर्थ के बेस पर लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन सबको छीन लिया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी, और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया। बिफोर द लॉ
एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी सबको इक्वली दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कॉलोनीज, और ये जो इनका रिफॉर्म है, ये सुधार है, वो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहा, फ्रांस के आसपास जो कंट्री है वहाँ पर भी नेपोलियन ने उसको लागू किया। इन द डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system को ख़त्म किया, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns, 2 guild restrictions were removed, transport and communication system improved, peasants, artisan workers and new businessmen enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम। कि नेपोलियन ने कुछ ऐसे कि सुधार किए फ्रांस में और फ्रांस के साथ आसपास की कंट्रीज़ में कि जो पीपल में इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो गई, बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे लोगों को वो उनसे छीन लिए गए। टेली कम्युनिकेशन और जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें सुधार किया गया और प्रॉपर्टी का राइट सबको मिल गया। गुड बच्चों, यहाँ तक ये आपका हो गया। और जो नेपोलियन ने ये सब 1804 में किया, इसी को ही नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि अब ये इंट्रोडक्शन थी, अब हम देखेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से हुआ। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। इसमें पहले ये बताएंगे कि यूरोप में कैसा चल रहा था। ईस्टर्न जो पार्ट था और सेंट्रल जो पार्ट था यूरोप का, वहाँ पर मोनार्क गवर्नमेंट चल रही थी, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और वहाँ के जो पीपल थे वो भी बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न थे। वेरियस डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूटिलिटी। नेक्स्ट इसमें आपका है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। अरिस्टोक्रेसी होता है बच्चों जो नोबल क्लास होती है, यानी जो काफ़ी रिच और पावरफुल होते हैं, उनको अरिस्टोक्रेट क्लास कहते हैं। नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स वर अचीव्ड। Industrialization began in France and parts of the German states during the 19th century. New social groups came into being, a working class population and middle classes. Slowly and steadily, ideas of national unity among the educated liberal middle classes gained popularity, which led to the abolition of aristocratic privileges. ये जो बच्चों है ये वाला पैरा है, ये आपको रीड करना है। इसमें नेक्स्ट है अब आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। यानी जो लिबरल है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। लिबरल नेशनलिज्म द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल emerged which ended the state interference in the economic life of society. Freedom of markets were achieved and state imposed restriction on the movement of goods and capital were abolished. Napoleon's administrative measures were altered. इसमें क्या है कि बच्चों लिबरल का मीन्स होता है उदार। अगर हम इकोनॉमिक वे में बात करें तो ये फ्रीडम ऑफ मार्केट पर बेस्ड है कि जो कंट्री लिबरल नेशनलिज्म को अडोप्ट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ पर मार्केट फ्री होती है। मार्केट एक्टिविटी में जो सिटीजन है वो फ्री होते हैं, उनको सारी फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी कोई भी इकोनॉमिक मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। और अगर और लिबरलिज्म का अगर हम पॉलिटिकली मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि ये आपका यहाँ पर दे भी रखा है पॉलिटिकल मीनिंग का, यूनिवर्सल सफरेज, कि इक्वल सबको राइट दिए जाए, सब किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और सबको राइट टू वोट दिया जाए। ये सफरेज क्या होता है, सफरेज का मीन्स होता है ये आपके यहाँ दिया हुआ है राइट टू वोट, वो सबको इक्वल बेस पर दिया जाए। यहाँ पर आपका पॉलिटिकल मीनिंग है, पॉलिटिकली ये दिया हुआ है बच्चों। पॉलिटिकली इट इम्पथाइज द concept of a government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stress the inviolability of private property.
और इकोनॉमिक इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ अ मार्केट्स and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815. In 1815, Britain, Russia, Prussia, Austria collectively defeated Napoleon and to make a settlement. The Treaty of Vienna of 1815 was signed. 1815 में जो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और जो 1815 में वो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना उन्होंने कंट्री ने सबने मिलकर साइन किया. अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द ट्रीटी द बार्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर. और जो बार्बन डायनेस्टी जो लुई 16 की जो डायनेस्टी थी उसको बार्बन डायनेस्टी से की थी उसको पावर में दोबारा लाया गया. फ्रांस लोस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. और जो भी नेपोलियन ने जिन टेरिटरी को फ्रांस में मिलाया था उनको हटा दिया गया. ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप टू द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. फ्रांस के आसपास काफ़ी जो छोटे छोटे स्टेट है उनकी बाउंड्री को बनाया गया जिससे कि फ्रांस आगे अपनी वो टेरिटरी को इंक्रीज ना कर सके. बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ. बेल्जियम को नॉर्थ में रखा गया. एंड जिनोवा वाज एडिड इन पीडोमेंट इन द साउथ. प्रूशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न टेरिटरीज while Austria was given control of northern Italy. Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. ये सारा जो सेटलमेंट है वो 1815 में वियना कांग्रेस में किया गया और उस वियना कांग्रेस को जो है हेड किया था वो प्रूशिया के चांसलर ने किया था. ये सब क्यों किया गया था? क्योंकि बच्चों नेपोलियन ने बहुत सारे कंट्री को जीत रखा था और अब नेपोलियन को 18 उसमें वाटरलू के मैदान में ब्रिटेन ने हरा दिया था. तो अब जो उसके कंट्री जीते हुए थे उन कंट्री की सेटलमेंट के लिए वियना में इन्होंने मीटिंग की थी और उसमें वो जो कंट्री है उनका सेटलमेंट किया था. तो इसको कहते हैं वियना कांग्रेस. ये देखिए बच्चों ये रहा न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815. ये रीड करेंगे ना तब ये देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच. और इस जो ये कांग्रेस यानी कि जो मीटिंग हुई थी इसको ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने होस्ट किया था. द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स. तो अब जो नेपोलियन ने जो कंट्री जीते हुए थे उन सब की सेटलमेंट के लिए ये सब हुआ था. ठीक है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा आपका द रेवोल्यूशनरीज. तो ये अब हम कल करेंगे. आज का वीडियो यहीं तक. इस चैप्टर को अच्छे से आप जितना मैंने करवाया रीड भी कीजिए तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओनली वीडियो से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. फिर जूम क्लास में भी हम इसको डिस्कस करेंगे और अपने जो भी डाउट है वो आप मुझे सेंड कीजिए. आप ना तो डाउट सेंड करते हैं, ना ही आप अपना होमवर्क सेंड करते हैं और ना ही आप जूम क्लास अटेंड करते हैं. ऐसे आपका सिलेबस आपको क्लियर नहीं होगा. तो आपकी बोर्ड क्लास है, कैसे आप क्लियर करोगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम को? तो आप अपना पढ़ाई पे फोकस करें बच्चों. जूम क्लास भी अटेंड करें. जो वीडियो सेंड किए जाते हैं उनको आप अच्छे से सुने और फिर जो भी उससे रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ है वो आप टीचर्स को सेंड करें. तभी ये ऑनलाइन क्लासेस फ्रूटफुल हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती. फिर ये हमारी सब जो इतनी एफर्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सब हमारी वेस्ट हो जाएगी. तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और जो अपनी स्टडी है वो उस पर फोकस करेंगे. ओके स्टूडेंट, बाय.